हेलो एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने बहुत पहले भी क्लासरूम्स में डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इसका पीपीटी बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, या वीडियो लेक्चर बनाने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ, इसके बारे में अच्छे से गो थ्रू कर पाएँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक का नाम है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम सिंपल टॉपिक है। अगर टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूं, इस टॉपिक का जो एक छोटा सा जो मैं बोल सकता हूं कि एक बेसिक चीज़ें आपने पहले से 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। अब आप बोलोगे सर 12th स्टैंडर्ड में कैसे किया हुआ है, और 12th स्टैंडर्ड में किया था तो ये अभी कहाँ से आ गया एसवाई बीकॉम में। ठीक है, तो मैं आपको रिमाइंड करा था। लेट आई अलाउ टू रिमाइंड यू कि बेसिकली 12th में एक टॉपिक था जिसका नाम था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसका जो रिलेशन है इस टॉपिक से है। अब आप बोलोगे सर कैसे है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे है। 12th में जो टॉपिक था बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उस टॉपिक में हमें ये बताया गया था कि जब बिज़नेस डिसॉल्व हो जाता है, जब बिज़नेस बंद हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है, तो सारे जो पार्टनर्स होते हैं जो भी वो बिज़नेस से अलग हो जाते हैं, आपका बिज़नेस पूरी तरह से बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, बंद होने के बाद क्या होता है, उसके बाद का सारा प्रोसेस हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सारा प्रोसेस A to Z क्या क्या होने वाला है या क्या क्या होगा, ये टॉपिक में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि हम कुछ पीस में, टुकड़ों में कुछ बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेसिकली जब बिज़नेस वाइंड अप होता है, बिज़नेस जब बंद होता है, ठीक है, बिज़नेस बंद होने के बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें ये टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। बिज़नेस एक बार बंद हो गया, बंद होने के बाद क्या होने वाला है, किस तरह से हम बिज़नेस बंद होने के बाद, देखो बेसिकली बिज़नेस जब बंद होता है ना, तो सारे असेट्स को रियलाइज़ करना पड़ता है। रियलाइज़ मतलब सेल करना पड़ता है, सारे असेट्स को बेचना पड़ता है। और बेचने के बाद जो पैसे हमारे पास आते हैं बेटा, जो पैसे हमारे पास आते हैं, उन पैसों से हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, बाहर की लाइबिलिटी, चाहे इंटरनल लाइबिलिटीज़, सबको हमें पे करना पड़ता है। वो पे कैसे करते हैं, जब आप असेट्स को बेचोगे तो पे कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं पे कर सकते। ठीक है, तो ये पूरे चीज़ें यहाँ पे जो चीज़ें सिस्टमैटिकली होती हैं। और बेटा याद रखना, ये चीज़ एक दिन में नहीं होती कि आज का आज बिज़नेस वाइंड अप हुआ, बंद हुआ, फटाफट सब कुछ करके ख़त्म कर दो। नहीं, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसको करने में बहुत टाइम जाता है। इट विल टेक अ टाइम, ह्यूज टाइम बोल सकता हूँ। 6 महीने जाते हैं, 1 साल जाते हैं, नहीं पता कितना टाइम जाएगा। लेकिन जब तक एक एक चीज़ नहीं बिक जाता और वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो जाती, रियलाइज़ होने के बाद हमें सारे पार्टनर्स को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड से, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला डिफिनेशन दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। उसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली इट इज़ कंसर्न विथ सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन इट वॉज अज्यूम्ड दैट एंटायर डिसोल्यूशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड इन ए डे। मैंने आपको बताया ना कि भाई हमको ऐसा लगता है कि एक दिन में ख़त्म हो जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और बहुत टाइम लगता है इसको करने में। ठीक है, और जितने भी असेट्स होते हैं बेटा याद रखना, सारे ग्रेजुअली सारे जितने भी असेट्स होते हैं ग्रेजुअली रियलाइज़ होते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर इसके पहले भी मैंने आपको, जब हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, मैंने आपको बहुत सारे 1-2 सम्स तो कराए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें ग्रेजुअली आप सेल कर रहे हो, एक दिन में सेल नहीं कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अगर आपका बिजनेस 31 मार्च को बंद होता है, मतलब डिसॉल्व होता है ना, तो मार्च में ही आप सब कुछ करना स्टार्ट नहीं करोगे। आप अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हो, मई से स्टार्ट कर सकते हो, जून से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपको सारे असेट तो बेचने ही है ना, लेकिन एक दिन में कुछ बिकता नहीं, ग्रेजुअली बिकता है, स्टेप बाय स्टेप बिकता है, स्टेजेस के थ्रू बिकता है, तुरंत तो नहीं बिक जाता। ठीक है, फिर किस तरह से हमें लाइबिलिटीज़ को सेटलमेंट करना पड़ता है। जब हम सारे असेट को बेच देते हैं ना, सारे असेट्स को हम रियलाइज़ कर देते हैं, तो हमें सब चीज़ें पैसे मिलने के बाद हमें पे करना पड़ता है। बट पे इसी तरीके से करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5। हमें सबसे पहले किसको पे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस को। आपने जितने भी असेट्स को रियलाइज़ किया हुआ है, बेचा हुआ है ना, उसको बेचने में कुछ खर्चे लग जाते हैं। ऐसा कोई असेट बिकता नहीं, पहली बात तो, है ना। आपको असेट्स बेचने के दौरान जो भी कुछ खर्चा आता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। और सबसे पहला आपको इनको ही भरना है। किसको भरना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करना है आपको। सबसे पहला आपको इनको पे करना है, बाद में सेकंड नंबर पे किसको पे करना है, रिजर्व फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ और कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। ये वो लाइबिलिटीज़ होते हैं जो भी हुए नहीं है, फिलहाल बाद में हो सकते हैं। जैसे कि आप बोलोगे सर कौन सा लाइबिलिटी ऐसा जो बाद में भी हो सकता है,
मान लो कोई आपका कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोर्ट में केस चल रहा है। अब पता ना इंडिया का कानून कैसा होता है, केस एक दिन में क्लियर नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं ना। तो हो सकता है कि वो केस में आपको ऐसा लग सकता है कि बिजनेस बंद होने के बाद भी वो केस चल रहा है ना, तो उस केस के दौरान कुछ भी खर्चे हो सकते हैं, तो आप साइड में वो पैसा रख लेते हो, जिसको बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज़। बिजनेस बंद हो गया, सब कुछ हमने कर दिया, सारा बोलते ना सारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो पैसे तो लगने वाले ना। केस कैसे जीते जाते हैं, जब आपके पास पैसे रहेंगे तो आप केस जीतोगे, अदरवाइज केस हार जाओगे ना। तो उस केस के लिए आपने पैसे बचा के रखे रहे हैं, तो वो जो हमारा पेंडिंग केसेस है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटीज़। आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कंटिजेंट लायबिलिटी इतना रुपया है, तो डायरेक्ट आपको लेस करना है, क्योंकि आपको एनी हाउ उनको पे करना है। थर्ड नंबर पे किसको पे करते हैं हम, आउटसाइड लायबिलिटीज़ को। तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ में क्या क्या आते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बैंक लोन आता है। ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज़। फिर पार्टनर्स का लोन, मान लो 3 पार्टनर हैं ABC, उसमें से किसी भी पार्टनर का लोन हो सकता है, मिस्टर ए का लोन हो सकता है, मिस्टर बी का लोन हो सकता है, मिस्टर सी का लोन हो सकता है। तो चौथे नंबर पे पार्टनर्स का लोन आता है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पार्टनर्स को हम पे करते हैं, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, उसमें भी उस पार्टनर को पहले पे करते हैं जिसका एक्सेस कैपिटल है, मैंने आपको बताया था, और उसके लिए हमें अलग से एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या है। और याद रखना आपके MCQs में पूछे जा सकते हैं कि पहला आपको किसको पे करना पड़ता है। तो पहला किसको पे करना पड़ता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस को। सेकंड किसको पे करना पड़ता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को। थर्ड किसको पे करना पड़ता है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ को। फोर्थ किसको पे करना पड़ता है, पार्टनर्स लोन को। फिफ्थ किसको पे करना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले किसको पे करना पड़ता है, जिसका कैपिटल एक्सेस है। तो इस तरीके से आपको पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रो रेटा पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके MCQs में कभी आपको पूछ दे कि प्रो रेटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रो रेटा पेमेंट का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं प्रो रेटा की बात करता हूँ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। प्रो रेटा इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हर चीज़ आसान होती है। ठीक है, अगर मैं प्रो रेटा की बात करता हूँ, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि आपके पास आउटसाइड लायबिलिटीज़ है, जिसमें क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज़ है। उसमें क्रेडिटर्स का अमाउंट मान लो 1 लाख है, बिल्स पेबल का अमाउंट 50,000 है, और बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट 30,000 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिटर्स। तो जिसका जितना ज़्यादा लायबिलिटी रहेगा पहले उसको पे करना है हमें। पहले मतलब क्या, उसको ज़्यादा पे करना। इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास कैश है 1 लाख रुपया, या फिर 2 लाख है कैश, मान लो 2 लाख कैश है ना। तो हमारे पास मान लो हमारे पास कैश 1 लाख है, चलो 1 लाख कैश है, जिसमें से हमारा क्रेडिटर्स कितना था, 1 लाख, बिल्स पेबल कितना था, 50,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट था 10,000, है ना। तो हम एक रेशियो बना लेंगे, जैसे कि 1 लाख, 50,000 और 10,000 का। तो एक रेशियो बनाएगा 10, 5 एंड 1। अगर आप सब में 0 काटोगे ना तो 10 बचेगा क्रेडिटर्स का, 5 बचेगा बिल्स पेबल का, और बैंक ओवरड्राफ्ट का 1 बचेगा। तो एक रेशियो बन जा रहा है 10, 5, 1। तो वो जो 1 लाख रुपए कैश आपने रियलाइज़ किया था, उसको हम लोग क्या करेंगे, 10, 5, 1 रेशियो बना लेंगे, और जिसका एक्सपेंस ज़्यादा है रेशियो के हिसाब से पे कर देंगे। आप अभी समझ नहीं पाए हो, अभी एक सम करेंगे ना समझ में आ जाएगा कि प्रो रेटा का मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है कि जिसका एक्सपेंस ज़्यादा है उसको ज़्यादा अमाउंट पे करना है, और हम लोग क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे, उसको रेशियो को ही बोलते हैं प्रो रेटा पेमेंट। यहाँ पे देखो लिखा होगा, इफ़ द कैश इज़ इनसफिशिएंट टू पे ऑल द ड्यूज, द पेमेंट इज़ मेड टू द कंसर्न क्रेडिटर्स इन ईच कैटेगरी प्रपोर्शनली, मतलब प्रपोर्शन में पे करते हैं, इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। मैंने आपको बोला ना, हम क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है, रेशियो बना लेते हैं, इसमें और कुछ है नहीं लॉजिक। ठीक है, फिर पार्टनर्स लोन, बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब सारे आउटसाइड लायबिलिटीज़ को पे कर देते हैं, बाद में पार्टनर्स का लोन पे करते हैं। ठीक है, पार्टनर्स का लोन भी एकदम सिंपल है। हम लोग देखो सबका अपने हिसाब से नंबर आता है, नंबर के हिसाब से हमें ये सीक्वेंस में याद रखना, ये सीक्वेंस में पे करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, बाद में आपको बताया था मैंने पार्टनर्स इन कैपिटल, बाद में जब हम सब आउटसाइड लायबिलिटीज़ पे कर लेते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल पे करते हैं। उसमें भी उन पार्टनर्स का कैपिटल पहले पे करते हैं जिसका एक्सेस है। एक्सेस के बाद जस्ट लास्ट में जब एक पार्टनर का एक्सेस बचता है ना, उसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप में प्रोपोर्शनेट कैपिटल होता है, उसमें 2 पार्टनर बचते हैं, तो वो 2 पार्टनर को पे करते हैं। अभी एक सम करेंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, आपने ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होता है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है BC इंटू PSR, बेस कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय PSR, आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल अपने आप आता है ना, सिंपल एकदम। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा,
तीन पार्टनर हैं, पंडित, शर्मा एंड कर्मा, है ना। उनका रेशियो आपको पहले से दिया है 4:1, अच्छी बात है, 4:1 दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, आपको असेट्स लायबिलिटीज़ में लिखा हुआ है। अपने को असेट से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। हमको सिर्फ किससे लेना देना है, कैश बैंक से। वो जो कैश बैंक 1000 दिख रहा है ये बाद में काम आता है, ये याद रखो खाली बस। बाद में पार्टनर्स कैपिटल से हमें लेना देना है, उसमें तीन पार्टनर हैं, पंडित, शर्मा एंड कर्मा, तो उसके कैपिटल पे ध्यान देना, ये तीनों के कैपिटल में। आपको क्वेश्चन में कुछ भी रिजर्व नहीं दिया हुआ है, देयर इज़ नो रिजर्व, तो आपको कुछ ऐड भी नहीं करना है, सिंपल, अच्छा बात है। फिर आपको 10% लोन दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड है, मतलब ये लोन आपका क्या है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ है। इसमें किसी भी पार्टनर का नाम नहीं दिया गया, लोन में ऐसा लिखा है गया पंडित का लोन, शर्मा का लोन, कर्मा का लोन, नहीं, तो ये पार्टनर का लोन नहीं है। ये लोन कौन सा है, आउटसाइड लायबिलिटी वाला लोन है, ठीक है। बिल्स पेबल है, क्रेडिट, तीन आपके पास आउटसाइड लायबिलिटीज़ दिया हुआ है। फिर नीचे आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। एडजस्टमेंट में पहले क्या दिया है, ₹1600 हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो अच्छी बात है ना, हमारा जो हम जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं, पहला स्टेप क्या था, देखो यहाँ पे, दिस इज़ द, हमें पहला किसको पे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस को। तो अच्छा है ना, 1600 रुपये दिया अपने को, टेंशन ही खत्म हो गया, ठीक है। देयर आफ्टर ऑल कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, द अमाउंट वेयर रियलाइज्ड एज फॉलोज। मतलब हमें इस तरह से पैसे हमारे पास आए हुए हैं। फर्स्ट जब हमने पहली बार रियलाइज़ किया तो हमारे पास 1,20,600 आए, हमारे कैश में ऐड हो जाएगा। जब हमने सेकेंड टाइम रियलाइजेशन किया तो हमारे पास 1,00,000 रुपये आए। थर्ड टाइम किया तो 1,58,000 आए। फोर्थ टाइम किया तो 55,400 आए। अच्छी बात है ना, चलो अच्छी बात है। द एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 1,000। एक्चुअल में देखो हमने कितना भर दिया था, 1,600 रुपये भर दिया था, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ था, सिर्फ 1,000 हुआ था। तो अपने को ना 600 रुपये रिफंड मिलेगा, अपने को 600 रुपया रिफंड मिलेगा, वो बाद में लिखेंगे, टेंशन मत लो, जब सम करेंगे ना समझ में आ जाएगा एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अपने को बोला कि पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, कुछ भी बोले बनाने को, तो अपने को तो पता है ना हमारा पहला स्टेप क्या है, हमें पहला क्या बनाना है, ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, ठीक है। एकदम सिंपल है, इसमें एक कॉलम बनता है स्टेप्स का, एक कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का, फिर फॉर्मूला, फिर तीनों पार्टनर का नाम आता है, ये सिस्टमैटिकली एकदम, इसमें कुछ भी नहीं है। और स्टेप 1 में क्या आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपको पहले से क्वेश्चन में दिया है, गिवन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था आपको ना, पहले से ही PSR दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नज़र ही नहीं आएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकेंड, देखो मैंने मार्किंग कर दिया है, मैंने PSR को मार्किंग कर दिया है, 4:1 करके हैं। कई लोगों को नज़र ही नहीं आएगा सर PSR कहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने आपके लिए मार्किंग किया कि PSR दिया है 4:1 करके, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया 4:1 करके। फिर बाद में सेकंड स्टेप्स में क्या आता है, कैपिटल बैलेंसेस, पार्टनर का कैपिटल कितना लिखा देख लो, पंडित का 2 लाख है, शर्मा का 1,20,000 और कर्मा का 40,000। कई लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा ना, मैं नज़र ला देता हूँ आपको, मैं आपके लिए नज़र ला देता हूँ। देखो 3 पार्टनर है, तीनों का आपको कैपिटल दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल बैलेंसेस भी गिवन है। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप्स में जनरल रिजर्व ऐड करना है। जनरल रिजर्व होता या कोई भी रिजर्व होता या प्रॉफिट एंड लॉस होता, हम वैसे भी ऐड ही करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में नॉट गिवन, अपने को नहीं दिया था, तो हम नहीं दिया था तो इसलिए मैंने कुछ भी लिखा नहीं। लेकिन याद रखना, इसकी आदत बना लो आप लोग, आप जानबूझ के वहाँ पे जनरल रिजर्व ऐड या फिर रिजर्व ऐड करके छोड़ देने का, दिया है तो लिखने का, नहीं दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये आदत आप नहीं बनाओगे, एग्जाम में गलती कर दिया तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्लीज़ ध्यान देना, जनरल रिजर्व की आदत बना लो, नहीं दिया रहेगा डैश करके छोड़ देने का, बात ही खत्म, ठीक है। हमको मतलब है ये फोर्थ स्टेप से। फोर्थ स्टेप में क्या दिया है, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस, हमको यही तो चाहिए, हमको एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस चाहिए। एक्चुअल में हमारा सम यहीं से स्टार्ट होता है, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो हमारा जो कैपिटल बैलेंस था 2 लाख, 1,20,000, 40,000 दिया था, उसमें रिजर्व कुछ है ही नहीं। जब रिजर्व कुछ नहीं है तो हमें डिक्टो वही बैलेंस आ जाएगा, है ना, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ही आ जाएगा, सेम टू सेम कॉपी करना पड़ेगा, अमाउंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर हम निकालते हैं यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल का सिंपल सा फॉर्मूला है एडजस्टेड कैपिटल अपॉन PSR, मतलब एडजस्टेड कैपिटल जो आया था उसको हमको डिवाइड करना है PSR से। कौन सा PSR, रेस्पेक्टिव PSR का। अभी पंडित का PSR कितना है 4, शर्मा का 2, कर्मा का 1, तो हमें क्या करना है, जो उनका कैपिटल है एडजस्टेड कैपिटल उसमें डिवाइड करना है। तो 2 लाख डिवाइड बाई 4 करो, 2 लाख डिवाइड बाई 4 50,000 आएगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 2 60,000 आएगा, 40,000 डिवाइड बाई 1 40,000 आएगा। ये आपको आएगा यूनिट कैपिटल, सिंपल एकदम। फिर यूनिट कैपिटल के बाद 6 स्टेप में क्या है, बेस कैपिटल निकालना है। तो बेस कैपिटल क्या होता है, अभी भी जो आपने यूनिट कैपिटल निकालना उसमें सबसे जो कम वाला है, कम वाला वो बन जाता है आपका बेस कैपिटल।
मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है लोएस्ट कैपिटल अमंग यूनिट कैपिटल, तो 40,000 आपका आ जाएगा क्या, बेस कैपिटल। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब बेस कैपिटल इंटू PSR। तो बेस कैपिटल आपका क्या आया था 40,000 और मल्टीप्लाइड बाय PSR, तो पंडित का PSR कितना है 4, तो 40,000 इंटू 4 करोगे 1,60,000 आएगा। फिर 40,000 इंटू 2 करोगे 80,000 आएगा, और 40,000 इंटू 1 करोगे 40,000 आएगा, तो आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी आ गया। फिर आपको निकालना है 8 स्टेप में एक्सेस कैपिटल। तो एक्सेस कैपिटल का फॉर्मूला है एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो आपको एडजस्टेड कैपिटल भी आ गया था, कहाँ पे आ गया था, स्टेप 4 में आ गया था, और अभी भी आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल स्टेप 7 में आया। तो बस आपको माइनस करना है, आपका अपने एक पार्टनर का देखो नील भी आ जाएगा आपको। कौन से पार्टनर का, कर्मा जो लास्ट वाला पार्टनर है उसका बैलेंस नील हो जाएगा। सिंपल है, करोगे अब तो अपने आप आएगा। ठीक है, फिर वापस से देखो मैंने क्या बोला, किसी एक पार्टनर का एक्सेस कैपिटल होता है, 2 का नहीं, तो 2 का गलती से आ गया, पंडित का भी आएगा, शर्मा का आ गया। इसलिए ये सारा का सारा स्टेप हमें वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। ये स्टेप हमें तब तक रिवाइज करना है जब तक किसी एक पार्टनर का एक्सेस कैपिटल नहीं बच जाता। ठीक है, तो वही हमने वापस से किया। हमने वापस से देखो अभी जो 8वें स्टेप में आया ना एक्सेस कैपिटल, ये आपका क्या बन जाएगा, अब आपका बन जाएगा एडजस्टेड कैपिटल, ये बन जाएगा। अभी ऊपर जितना कुछ किया भूल जाने का, अभी एडजस्टेड कैपिटल क्या बन जाएगा, जो आपका एक्सेस कैपिटल आया ना इसी को हम बना लेंगे एडजस्टेड कैपिटल, जो हमारा एक्सेस कैपिटल आया हुआ है। फिर अगेन न्यू यूनिट कैपिटल, फिर न्यू यूनिट कैपिटल फॉर्मूला सेम रहेगा, AC अपॉन PSR, एडजस्टेड कैपिटल अपॉन PSR। तो कितना कैपिटल आया था देखो 40,000, क्योंकि हमने मान लिया उसको 40,000 डिवाइड बाई 4 10,000 आएगा, 40,000 डिवाइड बाई 2 20,000 आएगा, है ना। अब तीसरा तो नील पहले से दिया हुआ है। फिर हमें वापस से न्यू बेस कैपिटल, तो न्यू बेस कैपिटल बोलेगा तो जो यूनिट कैपिटल अभी भी आया था उसमें सबसे कम वाला 10,000 हो जाएगा। फिर अगेन न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल BC इंटू PSR। एकदम सिंपल है, देख लो, थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे, आपको आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, ये मैंने क्लासरूम में एक बार नहीं बहुत बार, मैं सॉरी ऑनलाइन जब हमारे लेक्चर हो रहे थे मैंने बहुत बार कराया था ये। ठीक है, तो देख लो एक बार, आई थिंक सो बहुत इजी है और इसे आराम से आप समझ सकते हो। ये वीडियो कोई भी देखेगा उसके लिए आसान है, आपको सिस्टमैटिकली चीज़ों को फॉलो करना है, आपके तुरंत आंसर आ जाएंगे। इसके अंदर कुछ है ही नहीं कि जो चीज़ आप नहीं कर पाओ। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है और आपके आंसर तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद अपना काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हमें ये पता चला अभी कि ये जो शर्मा है उसका 20,000 एक्सेस लगा हुआ है, इसने भी 20,000 एक्स्ट्रा भरे हैं एज़ कम्पेयर टू पंडित एंड कर्मा। शर्मा ने बिजनेस में 20,000 रुपया ज़्यादा लगाया हुआ है। तो जब हम पार्टनर्स को पे करेंगे ना, तो पार्टनर्स को पे करेंगे तो शर्मा को पहला 20,000 दे देंगे, सिंपल। ठीक है, इसके बाद एक और स्टेटमेंट बनता है, ये लास्ट है अपना स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अपना ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बनता है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा देखो लेंदी है मैं मानता हूँ, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कॉलम किसका बनता है, डेट का कॉलम बनता है। डेट का कॉलम बनाओ चलेगा, नहीं तो वहाँ पे आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हो। अगर डेट दिया डेट, नहीं दिया है तो सीरियल नंबर से भी काम चल जाएगा। फिर पर्टिकुलर्स, फिर कैश, फिर आपके जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उनका नंबर आता है। 10% लोन है, बिल्स पेएबल है और क्रेडिटर्स है। मैंने 10% लोन क्यों लिखा बेटा पता है, क्योंकि लोन का अमाउंट ज़्यादा है। अभी मैंने आपको बताया था एक चीज़, मैं वापस से वहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे बैक जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था प्रो रेटा करके, है ना, ये जो पॉइंट मैं उसको हाईलाइट करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये प्रो रेटा, ठीक है। तो प्रो रेटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रो रेटा का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेंस ज़्यादा होता है उसे पहले पे करते हैं। तो ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना बेटा, तो आपका जो लोन का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है 80,000 दिख रहा है, बिल्स पेबल का 60,000 और क्रेडिटर्स का 60,000, इसलिए मैंने यहाँ पे लोन को पहले लिखा 80,000, बिल्स पेबल को 60,000। ये उनके बैलेंस है सब, ये उनका बैलेंस है। कैश का बैलेंस 1,000 है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। किसी को नज़र नहीं आ रहा होगा, देख लो भाई, बहुत से लोग होते हैं बोलते सर कहाँ से पाया, तो यहाँ से पाया 1,000 रुपीज़। ठीक है, फिर आ गया, हो गया आपका कैश हो गया, 10% लोन हो गया, 80,000 अमाउंट दिया है, बिल्स पेबल 60,000, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया कितना दिया है 60,000, पंडित का कैपिटल 2 लाख, शर्मा का कैपिटल 1,20,000 और कर्मा का 40,000। बेटा याद रखना, यहाँ पे हम सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल लिखते हैं। कई लोग आज भी गलती करते हैं, कई लोग क्या करते हैं बैलेंस शीट से कॉपी कर लेते हैं। ये बैलेंस शीट में जो दिया ना कैपिटल, इसको कॉपी, देखो कॉपी करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कर लो कॉपी, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो गलती से रिजर्व होता तो अगर आप रिजर्व होने पर अगर ये अलग कैपिटल लिखते हो, रिजर्व होने के बाद भी अगर आप एक वाला कैपिटल लिखते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा बेटा। आपको करना क्या है, रिजर्व ऐड करने के बाद जो आता है वो लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो रिजर्व ऐड करने के बाद जो आया ना 4th स्टेप में, वो वाला कैपिटल आपको यहाँ पे लिखना है।
बैलेंसेस में। कई लोग आज भी गलती करते हैं, तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, सिस्टमैटिक हैं, आसानी से हो सकता है। तो मैंने सबका बैलेंसेस लिख दिया। बैलेंसेस लिखने के बाद मेरे पास सिर्फ कैश में 1000 था, है ना, और मुझे रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना दिया है, 1600 दिया है। क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको 1600 रुपया दिया है रियलाइजेशन का अमाउंट, देखो यहाँ पे 1600 रुपया दिया है। तो मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं ना, तो मुझे जो फर्स्ट रियलाइज़ है वो करना पड़ेगा, जो पहला रियलाइज़ है ना, ये जो पहला रियलाइजेशन है वो मुझे करना पड़ेगा। 1,20,600 रुपया मेरे पास आना चाहिए। तो 1,20,600 आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, हमने फ़र्स्ट रियलाइज़ किया, और मैंने डेट में फ़र्स्ट लिखा भी है ताकि आपको समझ में आए कि हमने पहली बार रियलाइज़ कर दिया है। तो 1000 में 1,20,600 ऐड कर दिया तो 121,600 आ जाएगा आपका, क्योंकि 1000 पहले से था, 1,20,600 बाद में आया, तो दोनों को ऐड कर दिया, 121,600 आपका आ गया बेटा। ठीक है, वो आने के बाद अभी हमें वापस से कॉपी करना पड़ेगा ना, 10% लोन हमने कुछ तो किसी को दिया नहीं है, तो डिक्टो बैलेंस कॉपी कर देंगे। अब जिसको पे करेंगे वहाँ से लेस करना स्टार्ट कर देंगे। देखो मैंने क्या बोला था, पहले किसको पे करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करना है। कितना पे करना है, 1600 रुपया, तो 1600 पे कर दिया। फिर उसी के नीचे हमने किसको पे कर दिया, 10% लोन को पे कर दिया, और वो भी हमने प्रो रेटा पे किया है। प्रो रेटा बोलेगा मैं बताता हूँ, प्रो रेटा का मतलब क्या होता है, ये जो लोन का अमाउंट कितना है 80,000, बिल्स पेबल का 60,000 और क्रेडिटर का 60,000, तो इनका रेशियो बन जाएगा 866 का रेशियो बनेगा, है ना। तो ये जो अमाउंट बचा था ना आपके पास बाय पेइंग, ठीक है, तो अभी आपके सामने वो दिख रहा है आपको। तो हमें क्या करना है, प्रो रेटा बेसिस पे हमें चीज़ों को करना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 80,000, 60,000 और 60,000, तो इसका एक रेशियो बन जाएगा 866। और वो जो अमाउंट है ना, अपने 1,21,600 में से आपने 1600 रुपये दिया, तो अमाउंट कितना गया, 1,20,000 आ गया। तो 1,20,000 का हम लोग रेशियो बना देंगे। 1,20,000 को 8/20 8/20 करोगे ना, तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट रहेगा, कितना रहेगा, देखो वो अमाउंट रहेगा, देखो वैसे भी मैंने मार्किंग किया हुआ है, वो अमाउंट रहेगा 48,000। वो अमाउंट कितना रहेगा, 48,000। एक सेकंड में थोड़ा, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। वो अमाउंट रहेगा 48,000। अभी आप कैलकुलेटर पे करके देखो चाहो तो। आपको करना क्या है, आपने 1,21,600 में से 1600 रुपया दे दिया, किसको, रियलाइजेशन एक्सपेंस को दे दिया, आपका बचा 1,20,000। 1,20,000 का 8/20 करना है। आप बोलोगे सर 8/20 कहाँ से आया, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला, आपको रेशियो बनाना है, जो एक्सपेंस ज़्यादा है उसको ज़्यादा पे करने का। अब हमारा लोन का एक्सपेंस 80,000 था, तो 80,000 वाले बंदे को हमें ज़्यादा पैसा पे करना है एज़ कम्पेयर टू बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स। तो हमारा जो 1,20,000 बचा था ना, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 8/20 कर दिया हमने। अब 8/20 कहाँ से आया, हमने रेशियो बनाया ना 866। कई लोगों ने नहीं, देखो इसका, इसी का हमने रेशियो बना दिया, इसको बोलते हैं प्रो रेटा। प्रो रेटा में क्या होता है कि हम रेशियो बना देते हैं, 866 का रेशियो बनाएगा तो 8/20 हो जाएगा। फिर जब बिल्स पेबल का टाइम आएगा ना, तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/20, देखो अपने आप आपको अमाउंट यही आएगा, 36,000 ही आपको आएगा। फिर अगेन जब मैं इसकी बात करता हूँ क्रेडिटर्स की, तो 1,20,000 इंटू 6/20 आपको अगेन 36,000 ही आएगा। देख लो, करके देखो। जब हमारे पास ये अमाउंट आ ही गया तो हम पे कर देंगे सबको, जैसा बोलते ना, जैसा चीज़ रहेगा वैसा पे कर देंगे। तो हमारे पास कैश नील हो जाएगा, क्योंकि हमने 1,20,000 में से ही 48,000 दे दिया लोन वाले को, बिल्स पेबल वाले को 36,000 दे दिया, और क्रेडिटर्स वाले को 36 दे दिया। तो कैश हमारा नील हो गया। और देखो ना, लोन में से अपने आप धीरे धीरे अमाउंट कम हो रहा है। 80,000 में से 48,000 दिया, 32 बचा। 60,000 में से 36 दिया तो 24, और क्रेडिटर्स को 24। बाकी अभी तक हमने पार्टनर को कुछ पे नहीं किया है, पार्टनर का वैसे का वैसे बच पड़ा हुआ है। फिर अगेन हमने सेकेंड टाइम रियलाइज़ किया। सेकेंड टाइम रियलाइज़ किया, कितना पैसा आएगा, देखो सेकेंड टाइम रियलाइज़ किया तो आपके पास कितना पैसा आएगा, देख लो एक बार। सेकेंड टाइम रियलाइज़ किया, कितना आएगा, 1,00,000 रुपये आपके पास आएगा। तो वही 1,00,000 रुपये यहाँ पे लिखा हमने कि हमारे पास 1,00,000 रुपये आया जब हमने सेकेंड टाइम रियलाइज़ किया। उसमें से भी अभी तक हमने ना, अभी भी हमारा लोन बाकी है, लोन अभी भी 32,000 बाकी है, बिल्स पेबल अभी भी 24,000 बाकी है, और क्रेडिटर्स अभी भी 24,000 बाकी है। पहले इन सबको पे करने का, सबको पे करो। आपके पास पैसे 1,00,000 रुपये पड़े हैं ना, तो 1,00,000 रुपये में से आराम से चाहो तो, अब बोलोगे सर अभी भी क्या प्रो रेटा देना, हाँ दे दो ना प्रो रेटा। प्रो रेटा से दोगे ना तो भी करेक्ट आने वाला, टेंशन मत लो आप लोग। 1,00,000 का आपको क्या करना है, 1,00,000 का 8/20 करना है, कितना आता है देख लो एक बार। 1,00,000 है ना आपके पास, 1,00,000 का देखो कितना आता है अमाउंट, एक बार करके देख लेने का। और वैसे भी देखो, अगर आपको लगता है ना आपके पास कैश है 1,00,000 ना, तो अभी देखिए मगजमारी ख़त्म करने का,
मैंने क्या बोला, जिसका एक्सपेंस ज़्यादा है उसको ज़्यादा पे करेंगे। तो अभी भी देखो आप ज़्यादा ही पे कर रहे हो, आपके पास लोन का 32,000 बाकी था, 32,000 ज़्यादा पे कर रहे हो ना। बिल्स पेबल का 24, तो 24 पे कर दिया। जब आपके पास कैश है ना तो पे कर देने का, टेंशन नहीं लेने का, आपके पास कैश होना चाहिए। अभी पहले पॉइंट में क्या था, कैश कम था और एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। ये कंडीशन तब लागू होता है प्रो रेटा जब आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस हो। देखो इसमें लिखा है आपके पास जब पैसे कम होते हैं ना तब प्रो रेटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे कंडीशन क्या था, आपके पास 1 लाख रुपए आ गए थे ना, अभी सेकेंड टाइम में जब आपने रियलाइज़ का 1 लाख आ गए थे, तो 1 लाख आपके एक्सपेंस से ज़्यादा है, तो आपने इसलिए सबका वही 32, 24, 24 पे करके टेंशन खत्म कर दिया। अभी भी देखो आपको पास तीनों पे करने के बाद भी ना आपके पास बैलेंस में 20,000 कैश बच रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रो रेटा का इस्तेमाल नहीं करोगे, दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो भी हो जाएगा। अभी भी हमने पंडित शर्मा और कर्मा को पे नहीं किया, 20,000 बचा था, हमने थर्ड वाला भी रियलाइज़ कर लिया। थर्ड टाइम जब रियलाइज़ किया कितना पैसा आएगा, देखो थर्ड वाला जब रियलाइज़ करेंगे हमारे पास कितना पैसा आएगा, देख लो। थर्ड वाला रियलाइज़ किया तो हमारे पास कितना आया, 158,000, 1,58,000। तो 1,58,000 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। 158 पैसे आए और 20,000 पहले से थे, तो कितना बन जाएगा, 178। एक बार 178 आ गया ना, अब पे करना स्टार्ट कर देने का। सबसे पहले हम किसको पे करेंगे, शर्मा, क्योंकि शर्मा का एक्सेस कैपिटल कितना है, 20,000। शर्मा को 20,000 दे देंगे, साइड जाएगा वो। फिर बात शर्मा के जस्ट ऊपर देखो, यहाँ पे 12वें स्टेप में शर्मा का 20,000 आ रहा है, उसके जस्ट ऊपर 11वें स्टेप में जहाँ पे प्रपोर्शनेट कैपिटल आया है उनको भी पे करना पड़ता है। मतलब पंडित और शर्मा को भी हमें पे करना पड़ेगा। पंडित को पे करने का 40 और शर्मा को 20। देखो यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे लिखा है लेस पेड टू पंडित ₹40,000 एंड शर्मा ₹20,000। देखो यहाँ पे हमने फॉलो किया हुआ प्रोसेस को, तो हमें वैसे भी पे ही करना है। पहले हम किसको पे करेंगे, पहले हम पे करेंगे शर्मा को 20, बाद में फिर से पंडित को 40 और शर्मा को 20। हमने देखो वही किया हुआ है। जब आप, क्योंकि देखो हमारा ये सब पे हो चुका है, हमारा ये सब पूरा पे हो चुका है। किसको, हमारा लोन का पे हो चुका है, बिल्स पेबल का पे हो चुका है, क्रेडिटर्स का। अब हमें सिर्फ पार्टनर्स को पे करना है। एक बार याद रखना बेटा, ये जो मैंने बोला ना एक्सेस कैपिटल पे करने का, फिर प्रपोर्शनेट कैपिटल, एक बार ये पे कर लिया ना बेटा, टेंशन खत्म हो जा रहा है। बाद में जो भी पैसा आता है ना उनके PSR के अकॉर्डिंग पे कर देने का, जो PSR है उनका 4:1। लेकिन सबसे पहला तो आपको एक्सेस कैपिटल और जस्ट उसके ऊपर वाला प्रोपोर्शनेट कैपिटल नियम के हिसाब से पे करना है। एक बार वो पे कर लिया ना, बाद में उसको उसके PSR से पे कर देने का। देखो ना वही मैंने किया ना। बाद में देखो जब हमने पे किया ना, कितना, जब शर्मा और को पे किया ना, तो अपने पास शायद कैश कुछ बचा ही नहीं, पूरा कैश ख़त्म हो गया। कैश क्यों ख़त्म हो गया बेटा, मैं बताता हूँ। एक 178 था ना, 178 में मैंने पहला शर्मा को 20 दे दिया, फिर पंडित शर्मा को 60 दे दिया, है ना। फिर कितना बैलेंस बचा था, शायद आई थिंक कितना बचा, 98,000 बचा था कुछ करके। देखो ना 178 में से 20 माइनस करो और 60 माइनस करो, शायद 98,000 बचेगा। और वही 98,000 जो आया ना बेटा, 98,000 को मैंने 4:1 में तीनों पार्टनर को दे दिया, क्योंकि अब तो तीनों पार्टनर का हक बनता है वो पैसे पे, तो तीनों पार्टनर को दे दिया। अभी वो अपना कैश नील हो गया और देखो पार्टनर लोग का बैलेंस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। अब 1,04,000 बचा है पंडित का, शर्मा का 52,000 और कर्मा का 26,000। एक बार सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में मैंने वापस से फोर्थ वाला रियलाइज़ किया। फोर्थ में कितना आ रहा है, 55,400। देखो मैंने वही यहाँ पे लिखा 55,400। उसके बाद ना ये याद करो, ये जो मैंने रिलेशन एक्सपेंस पे किया था ना, ये 1,600, एक्चुअल में कितना था वो खर्चा सिर्फ 1,000 है। देखो यहाँ पे लिखा है ना बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है कि अपना खर्चा कितना था एक्सपेंस का, 1,600 है ना। हमने 1,600 दे दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअल में खर्चा सिर्फ 1,000 है, तो अपने को ना 600 रुपया रिफंड मिल जाएगा। अपने को 600 रिफंड मिल जाएगा। देखो 600 रिफंड मिल गया, तो 55,400 प्लस 600 तो कितना हो जाएगा, 56,000। अब 56,000 को 4:1 में तीनों को पे कर देने का। तीनों को पे करेंगे ना कुछ तो अनपेड बचेगा, ऐसा नहीं है। देखो अनपेड बचा है किसका, तीनों का बच रहा है 72, 36, 18। ये अपना सम पूरा खत्म हो गया। अनपेड बैलेंसेस पंडित का 72,000, शर्मा का 36,000 और कर्मा का 18,000। एक बार ये वीडियो अच्छे से देखोगे ना बेटा, आप आई थिंक कर लोगे, कोई आपको दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। इतना सिंपल है ना बेटा, कोई भी कर सकता है, दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना है। इसीलिए मैंने एक सम आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ये सब में आप सेम दिमाग लगाना, प्रैक्टिस करना और करने की कोशिश करना। इसका एक्सेस कैपिटल कितना आता है मुझे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। फिर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो कि मेरा एक्सेस कैपिटल सर इतना आ रहा है, ठीक है, आपका एक्सेस कैपिटल कितना आ रहा है, आपके अनपेड बैलेंसेस कितने आ रहे हैं, आप कमेंट्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे ना बेटा, आपको ये समझ में आएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और
इतना अच्छे से ये वीडियो को बनाया गया है कि आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को देखो, एक बार देखने में समझ में नहीं आता, एक दो बार टाइम निकाल के देखो। आई थिंक आपके पीस मेल में इससे डिफ़िकल्ट सम नहीं आते। अगर जिसका बेसिक क्लियर है तो वो कोई भी सम कर सकता है। आपको बेसिक तो पता होना चाहिए होता कैसे है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है बेटा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि दूसरों को भी इसका नॉलेज मिले, ठीक है बेटा। वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट्स में आप मुझे भेज सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आई थिंक वीडियो देखने के बाद आपका डाउट काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर, ठीक है।